हेलो दोस्तों, इजी प्लस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक जो है वह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसके पहले हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया देख लिया है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आज का जो टॉपिक है वह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि जो तत्व अपने दूसरे तत्व से अभिक्रियाशील में ज़्यादा है तो उसके कंपाउंड से उसको विस्थापित कर देगा। तो इसमें क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में इसमें भी वही काम होगा। किसमें? द्विविस्थापन अभिक्रिया में। यानी इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं उनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान। यानी उदाहरण देखते हैं कैसे। उदाहरण हो जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 गिव्स क्या बन जाएगा, ये नाइट्रोजन जो है क्लोरीन के साथ हो जाएगा और सल्फेट के साथ क्या हो जाएगा, बेरियम। यानी बन क्या जाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस क्या बन जाएगा, NaCl यानी नमक बन जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो अभिकारक दिए हुए हैं इनके बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ, यानी इन्होंने अपने स्थान बदल लिए। क्या किए, इन्होंने अपने स्थान बदल दिए। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रही है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद अगली अभिक्रिया देखते हैं। अगली अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि वो कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। कैसे? आप क्या कीजिए, कॉपर का चूर्ण ले लीजिए और उसको गर्म कीजिए। तो जब आप गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद देखेंगे कि वो जो कॉपर का चूर्ण है उसका रंग बदल गया, वह काला हो गया। उसकी परत जो है वो कैसी हो गई, काली हो गई। और काली क्यों हो गई, क्योंकि जब हमने चूर्ण को गर्म किया तो गर्म करने के बाद वो कॉपर ऑक्साइड में बदल गया। यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, यानी कॉपर के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो हम इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। क्या हुआ, हमने रिएक्शन देखा Cu+O2, यानी हमने कॉपर का चूर्ण लिया, इसको क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ताप देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए कॉपर यहाँ अभिकारक में केवल अकेला है, लेकिन जैसा ही प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट में क्या हुआ, इसके साथ ऑक्सीजन आ गया। तो ये जो अभिक्रिया हुई, कैसी अभिक्रिया हुई, उपचयन अभिक्रिया। और एक चीज अभिक्रिया हुई, इसको हम दूसरी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर 1 हो गया और ऑक्सीजन 2, यानी 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अभिक्रिया है यह संयोजन अभिक्रिया भी है। उपचयन अभिक्रिया भी है और संयोजन अभिक्रिया भी है। तो संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया में क्या हो रही है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ का क्या हो गया, उपचयन हो गया, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, अगला हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, इसके अपोजिट, किसके अपोजिट, उपचयन अभिक्रिया के अपोजिट। जहाँ इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है वहीं इसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी,
कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कमी। यानी हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड लिया और इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई गई, तो यहाँ क्या होगा, Cu प्लस H2O, यानी कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि कॉपर ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन कॉपर के साथ है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं है, और हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं हम है। ठीक, यानी ये जो हाइड्रोजन है उसके साथ इसकी वृद्धि हो गई। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वैसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद देखते हैं हम रिडॉक्स अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो रिडॉक्स अभिक्रिया जो होती है वह रिडॉक्स अभिक्रिया जो होती है वह अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाओं का सम्मिलित रूप है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक का उपचयन हो रहा हो और दूसरे अभिकारक का अपचयन हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। कैसे, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, तो बना क्या है, कॉपर ऑक्साइड बना है और क्या बना है, पानी। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो अब अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए, जो कॉपर ऑक्साइड है यानी इसमें ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट के रूप में केवल कॉपर मिल बन के आया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई। तो जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो हम इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोल देंगे, यहाँ पर कि यहाँ पर हो गया अपचयन अभिक्रिया। लेकिन हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर हम बोल देंगे कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया। यानी जब दोनों अभिक्रियाएं एक रिएक्शन में हो रहा है, एक अभिक्रिया में हो रही हो, तो उस अभिक्रिया को क्या कही जाती है, रिडॉक्स अभिक्रिया। यानी कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बताएंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया बताएंगे। और एक उदाहरण देखते हैं, जिंक ऑक्साइड की कार्बन से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो बनेगा जिंक अलग हो जाएगा और CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड यानी इसके साथ, जिंक ऑक्साइड यानी जिंक के साथ अभिकारक में है ऑक्सीजन, लेकिन प्रोडक्ट में नहीं है, और अभिकारक में कार्बन अकेले है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या हो गया है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। तो हम क्या बोलेंगे, जिंक ऑक्साइड जो हुआ अपचयित हो गया है, क्या हो गया है, अपचयित हो गया है, अपचयन हो गया है, और कॉपर का उपचयन हो गया है, क्या हो गया है, उपचयन हो गया, उपचयित हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, रिडॉक्स अभिक्रिया। ऐसे ही एक उदाहरण हो जाएगा, MnO2 प्लस 4HCl गिब्स क्या बन जाएगा, MnCl2 प्लस 2H2O और प्लस Cl2। अब यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में क्या हो गया, कमी हो गई। और उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या हो गया, अकेला हो गया, और यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन आ गया है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है, तो ये जो है क्लोरीन है इसका उपचयन हो रहा है और मैग्नीशियम का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। हमने क्या देखा कि ये जो अभिक्रिया ऊपर दी गई है, इस
इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि के साथ साथ जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है वहाँ पर हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, और ऑक्सीजन का जब ह्रास हो रहा है तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। देखिए इसमें आ गया है H2O के साथ H2H2O 2H2। यहाँ पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है किसमें, हाइड्रोजन के साथ, और क्लोरीन जो है क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन की कमी हुई, यानी हाइड्रोजन के साथ पहले था लेकिन बाद में क्या हो गया यहाँ पर कम हो गया, यानी हाइड्रोजन इसके साथ नहीं है। तो ऐसी अभिक्रिया जो होगी वह तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, लेकिन उपचयन में हम एक शब्द और आगे बढ़ा देंगे कि जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, उपचयन में ऑक्सीजन की किस में वृद्धि हो रही है, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ठीक, और प्लस हाइड्रोजन की कमी हो रही है। किसकी कमी हो रही है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है। और अपचयन में इसकी कमी हो जाएगी, किसकी कमी, ऑक्सीजन की, और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब अगला देखते हैं इसके बाद संक्षारण, कि संक्षारण क्या होता है। ठीक, अगला हम देखते हैं कि संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण का मतलब होता है क्षरण होना। जब कोई धातु आर्द्रता या अम्ल जो है उसके संपर्क में जैसे ही आती है तो उसकी जो परत होगी वह खराब हो जाएगी, यानी संक्षारित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संक्षारित हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि उस धातु का क्या हो गया है, संक्षारण हो गया है। क्या हो गया, संक्षारण हो गया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि लोहा जो है, अगर लोहा खुले में कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो उस पर जंग लग जाती है। क्या लग जाती है, उस पर जंग लग जाती है। तो हम कहते हैं कि वो लोहा जो है वह संक्षारित हो गया है। चांदी के ऊपर जो है काली परत चढ़ जाती है। किसके ऊपर, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, ठीक। और जो तांबा होता है उसके ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब चांदी का संचरण होता है, संचरित होती है, तो किस रंग की परत चढ़ जाती है। जब तांबा संचरित होता है तो किस रंग का वो परत चढ़ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा, तांबा रहेगा तो हरा हो जाएगा और चांदी रहेगी तो काली हो जाएगी। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि आप जो है इसको रोकेंगे कैसे, हम उसका बचाव कैसे कर पाए कि लोहा खराब ना हो, संचरित ना हो, या चांदी खराब ना हो। तो हम उसको अलग अलग तरीक़े से उसका संरक्षण करते हैं। कैसे, पहला हो जाएगा यशद लेपन करके। क्या करके, यशद लेपन। यशद लेपन में क्या होता है, यशद लेपन में ये भी आपसे पूछा जाता है कि यशद लेपन में क्या किया जाता है। तो यशद लेपन में क्या होता है कि उस धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। यानी जब किसी धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो उसे कहा जाता है उसका यशद लेपन किया गया है। दूसरा, उसका विद्युत लेपन किया जाता है, यानी विद्युत लेपन के द्वारा हम संचरित होने से बचा सकते हैं धातु को। तीसरा, पेंट करके भी हम धातु को बचा सकते हैं, ठीक। अब अगला देखते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, तो विकृत गंधिता में क्या है कि हमने देखा होगा कि जो खाद्य पदार्थ है वह जब वायु के संपर्क में आता है तो खराब हो जाता है, यानी उसका स्वाद जो है वो बदल जाएगा और उससे अलग गंध आने लगेगी। क्या होगा, अलग गंध आने लगेगी। तो हम कहेंगे इसके क्या हो गया, हुआ विकृति हो गया। मतलब उसकी पहले जो स्वाद था
पहले जो सुगंध गंध था वह परिवर्तित होकर अलग हो गया है, यानी उसका क्या हो गया है, विकृत गंधिता हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई वसायुक्त पदार्थ जो है, तैलीय या खाद्य पदार्थ हो गया या वसायुक्त जो पदार्थ है, जो वायु के संपर्क में आती है तो क्या हो जाता है, उसका उपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है, उपचयन, यानी उसके साथ क्या हो जाती है, जब उपचयन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी, यानी उसके साथ ऑक्सीजन आएगा, तो वह वस्तु खाने योग्य नहीं रह जाती, वो खराब हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वह विकृत गंधित हो गया है। जैसे घरों में अक्सर जब अचार चार बनाए जाते हैं तो वह भी हम देखते हैं कि जब उसमें तेल अच्छी तरह से नहीं डाला जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, उसमें फफूंद लग जाते हैं। या फिर खाना हो गया कि हम लोग जब मान लीजिए शाम को बनाया गया खाना खाया गया, कुछ खाना अगर बच गया और उसको हम अच्छे से नहीं रखते हैं, प्रिजर्व नहीं करते हैं, तो वो खाना सुबह तक खाने लायक नहीं रहता है। गर्मियों में खाना क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। सुबह हम देखते हैं उसका स्वाद ही बदल जाएगा और उससे गंध अलग आने लगेगी। तो वही होता है विकृत गंधिता। तो इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं, तो पहला चीज़ तो इसका बचाव आप फ्रिज में रख कर कर सकते हैं, फ्रीज़र करके रख सकते हैं, यानी शीतलन के द्वारा हम इसका बचाव कर सकते हैं। किसके द्वारा, शीतलन के द्वारा बचाव कर सकते हैं। दूसरा, आप वायुरोधी बर्तन में रख दीजिए। कहाँ पर रख दीजिए, वायुरोधी बर्तन में, यानी वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखकर हम क्या करते हैं, उसको खराब होने से बचाते हैं। तीसरा हो जाएगा नाइट्रोजन गैस के द्वारा, नाइट्रोजन गैस द्वारा। आप लोगों ने चिप्स खाया होगा, तो जो चिप्स का पैकेट आता है, चिप्स के पैकेट में यही नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जो भी खाने वाले पदार्थ पैकेट में बंद करके आते हैं, अक्सर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे वो ख़राब ना हो, जल्दी से क्या ना हो, ख़राब ना हो। तो उसको हम क्या करते हैं, ख़राब होने से बचाते हैं। कैसे, शीतलन के द्वारा, वायुरोधी बर्तन में रख करके, या फिर नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भर करके। तो हमने देखा यहाँ पर क्या हुआ कि पहला चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन पहले चैप्टर पे आधारित, यानी पहला चैप्टर क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन और उसके समीकरण। इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब अब तक के पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, किसके, रेलवे के पिछली कक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चन को हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।